नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। खबर देहरादून से, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम है। प्रदेश भर के सभी शक्ति केंद्र के संयोजकों को संबोधित करेंगे, प्रभारियों को भी वर्चुअली संबोधित करेंगे। सभी 70 विधानसभाओं में आयोजित किया जाएगा ये कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच नड्डा का संबोधन होगा। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री संगठन भी मौजूद रहेंगे। तो सभी 70 विधानसभाओं में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वर्चुअली भी यहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश भर के सभी शक्ति केंद्र के संयोजक को संबोधित करेंगे। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच ये कार्यक्रम होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री संगठन भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ पर चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं और इसी के तहत यात्रा निकाली जा रही है, जनसभा को संबोधित किया जा रहा है। और आज जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित करेंगे, प्रभारियों को भी वर्चुअली संबोधित करेंगे। सभी 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हरिद्वार से खबर, आनंद गिरी के सील हुए हैं आश्रम, जहां पर चोरी की कोशिश की गई है। सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर चोरी करने की कोशिश की गई है। डीवीआर चुराने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। श्यामपुर थाना पुलिस चोर से पूछताछ कर रही है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद आनंद गिरी को गिरफ्तार किया गया था और अब सीबीआई रिमांड पर लेकर आनंद गिरी से पूछताछ कर रही है। और अब आनंद गिरी को श्यामपुर कांगड़े स्थित आश्रम से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद सीबीआई, जब से एंट्री सीबीआई ने ली है इस मामले में, रिमांड कोर्ट से मिला था सीबीआई को और सीबीआई को 7 दिन का रिमांड मिला है तीनों आरोपी से पूछताछ के लिए। तीनों आरोपी से अब कल से पूछताछ सीबीआई कर रही है। इस बीच आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी मौत के मामले में आनंद गिरी को के आश्रम से कैमरे की डीवीआर की चोरी करने की कोशिश की गई, लेकिन चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धर्मनगरी हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया है। धामी के रोड शो में भारी जनसैलाब उमड़ा है। रोड शो के दौरान जगह जगह सीएम धामी का फूलों के साथ स्वागत किया गया। रोड शो में सीएम धामी के साथ हरिद्वार जिले के कई विधायक भी मौजूद रहे। रोड शो के बाद मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के शाहपुर शीतला खेड़ा में जनसभा को संबोधित किया और क्षेत्र के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। तो धामी के रोड शो में जन सैलाब उमड़ा था। धर्मनगरी में सीएम ने ये रोड शो किया। इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह से रोड शो के दौरान भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े थे और जगह जगह पर फूलों से उनका स्वागत किया गया। तो हरिद्वार में ये रोड शो था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वे चौक स्थित ऑडिटोरियम में मेगा स्वरोजगार योजना का उद्घाटन किया। सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में स्वरोजगार के माहौल को बढ़ावा देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि स्वरोजगार शिविर के माध्यम से अनेक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकारी सेवाओं में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई है। इस मौके पर उनके साथ उद्योग मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। सरकार के जो स्वरोजगार मेले हैं वो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के बहुत सारे ऐसे नौजवान, ऐसी बहनें जो अपना रोजगार करना चाहते हैं, अपने रोजगार को स्वरोजगार के माध्यम से पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लोगों को भी रोजगार देना चाहते हैं। तो इस प्रकार के मेलों से निश्चित रूप से उन सभी को लाभ मिलेगा और हमने कहा है कि इस पर सरलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाए और जो लोग अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं। उत्तराखंड में अक्टूबर माह बेहद खास होगा, क्योंकि पहले अक्टूबर को जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड आ रहे हैं, वहीं पहले हफ्ते में पीएम मोदी के ऋषिकेश और केदारनाथ यात्रा हो सकती है। दरअसल ये यात्रा उनकी प्रस्तावित है। अक्टूबर माह के दूसरे हफ्ते में अमित शाह दून हरिद्वार के दौरे पर आ सकते हैं। सभी कार्यक्रमों को यहां पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी भी इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि अंतिम कार्यक्रम अभी आना बाकी है।
सीएम का कहना है कि सभी के दौरे से उत्तराखंड को लाभ होगा। पीएम मोदी का उत्तराखंड से खास लगाव है। यही वजह है कि वो यहाँ पर आते हैं और उत्तराखंड को समय समय पर बड़ी बड़ी योजनाएं केंद्र से मिल जाती हैं। प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से उत्तराखंड के लोग और उत्तराखंड से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का जुड़ाव है, एक भावनात्मक उनका लगाव है और जल्दी उनका दौरा प्रस्तावित है, क्योंकि पिछले कोरोना महामारी के कारण से आ नहीं पाए, तो जल्दी ही आएंगे और निश्चित रूप से जब भी आएंगे तो उत्तराखंड को तो वैसे ही जो है हमेशा उन्होंने इतना काम किया है कि भूतों में भविष्य थी और आगे भी हमारी सब इच्छाएं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री। उधर चारधाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार हाईकोर्ट से अनुरोध करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि वर्तमान में चारों धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में दर्शन के लिए निर्धारित की गई संख्या काफी कम है। यहाँ पर काफी संख्या में लोग आ रहे हैं लेकिन दर्शन नहीं कर पा रहे हैं और वो परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोग चारधाम में दर्शन करें, इसी को लेकर कोर्ट में वो अपील करेंगे। इसके लिए तय संख्या में बढ़ोतरी की भी मांग करेंगे सीएम धामी। माननीय न्यायालय से पुनः अनुरोध करने वाले हैं कि थोड़ा संख्या बढ़ा दी जाए और अभी संख्या कम है क्योंकि 11-12 बजे तक सारे मंदिर खाली हो जा रहे हैं, तो माननीय न्यायालय में हमारी तरफ से जरूरी है इस पर हम तो अपना जिस प्रकार की वस्तुस्थिति है उसको वहाँ रखकर हम अनुरोध करेंगे। सर, बड़े पैमाने पर यात्री आ रहे हैं तो सरकार की प्रशासन की व्यवस्थाएं इतनी बेहतर हैं। हम देख रहे हैं कि 20 अक्टूबर तक समय नहीं है वहाँ लोगों तो अभी बहुत बड़ी संख्या में लोग आना चाहते हैं और लेकिन उसमें कोरोना और तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। आज पार्टी के 29 पदाधिकारियों के साथ 75 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इन लोगों को मंगलवार को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। मदन कौशिक ने कहा है कि उत्तराखंड में हमारा कुनबा बढ़ रहा है। मदन कौशिक ने कहा है कि संगठन में मैनेजमेंट को लेकर हमारी पार्टी सख्त है। अभी 19 सितंबर को ही आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हल्द्वानी आए थे। केजरीवाल ने तब उत्तराखंड की सत्ता में आने पर 6 महीने के अंदर 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की गारंटी दी थी। केजरीवाल ने बेरोजगारों को नौकरी मिलने तक 5,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देने की भी बात कही थी। और मंगलवार को 75 कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। आरएसएस से है और आरएसएस उसके साथ खड़ा होता है जो राष्ट्रवादी होता है, कोई भी पार्टी हो। जब आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ तो इनके विचारधारा राष्ट्रवाद से ओतप्रोत थी। ये कहते थे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, हम वीआईपी कल्चर के खिलाफ है। इनका एक एक वर्ड ये था कि हम पूरी तरह राष्ट्रवादी हैं, बट ये राष्ट्रवाद से लेके आज ये फ्री की राजनीति पे आ गए जो राष्ट्रवादी कतई नहीं हो सकता और जिसके लिए मन में बड़ी पीड़ा थी। पिछले 6 महीने से लगातार मैं पार्टी को भी कुछ सजेशन दिए, सलाह दी, लेकिन वहां मानने वाले नहीं है। आरएसएस से हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सभी नेता अलग अलग तरीके से अपने पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि उन्होंने बेहद गरीबी के दिन देखे हैं। वीडियो के बाद कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी अपने अंदाज में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई नेताओं के हालात ऐसे ही थे। कई बार तो निकड़ फटने पर भी तल्ले लगाने को मजबूर होते थे, फिर कई किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ता था। बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल करके खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय
उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ बाद हिंदुस्तान में भी कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश जो राजनीति में लोग हैं या जिन्होंने अच्छे दिन जिनके हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री तो खुद ही अभी अमेरिका की धरती पर भी उन्होंने कहा वही वो एक ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र है कि जो एक चाय बेचने वाले बच्चे से देश का प्रधानमंत्री बना। ये एक सशक्त लोकतंत्र है देश का कि ये हिंदुस्तान के अंदर कि एक चाय बेचने वाला छोटा बच्चा देश का प्रधानमंत्री। बढ़ते आगे, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सभी नेता अलग अलग तरीके से अपने पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि उन्होंने बेहद गरीबी के दिन देखे हैं। वीडियो के बाद कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी अपने अंदाज से निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश में कई नेताओं के हालात ऐसे ही थे। कई बार तो निकल फटने पर उस पर तल्ले लगाने को मजबूर होते थे, फिर कई किलोमीटर पैदल भी चलते थे। और अब बढ़ते आगे, उत्तराखंड में चुनावी साल को देखते हुए हर दल के युवाओं को रिझाने में हर दल लगा हुआ है। नौकरी से लेकर बेरोजगारी भत्ते तक के लुभाने वादे हो रहे हैं। साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में युवा निर्णायक भूमिका में रहते हैं। देखते हैं यंगिस्तान के लिए पार्टियों के क्या कुछ वादे हैं इस रिपोर्ट में। चुनाव में युवा करेंगे नैया पार, तख्ते उत्तराखंड के बनेंगे तारनहार, जीत में निभाएंगे बड़ी जिम्मेदारी, रिझाने के लिए पार्टियों की तैयारी, किसका होगा यंगिस्तान। उत्तराखंड में चुनाव से पहले राजनीतिक दल युवाओं को रिझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बात सबसे पहले सत्ताधारी बीजेपी की, जिसका फोकस युवाओं पर ही है। इसके लिए बीजेपी आला कमान ने युवा नेतृत्व के साथ ही 60+ का नारा दिया है। यही नहीं, 22,000 सरकारी रिक्त पद भरने की बात कहकर सरकार युवाओं को रिझाने की कोशिश भी कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी 1 लाख युवाओं को रोजगार और 5,000 बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। कांग्रेस भी युवाओं के लिए अभियान चला रही है। कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवाओं की भूमिका निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के अंदर मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी सरकार ने युवाओं के लिए जिस तरह का काम किया है और जिस तरह से उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का माध्यम ढूंढा है या जिस तरह से स्वरोजगार देने का काम किया है और कुछ कोविड के कारण कुछ समय जो देरी हुई, लेकिन अब फिर नियुक्तियों का जो प्रक्रिया प्रारंभ की है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड का युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पहले भी था और आगे भी भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा। उत्तराखंड में युवाओं का एक बड़ा वोट बैंक है जो चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल की किस्मत बदल सकता है। इसलिए सभी पार्टियों का फोकस युवा शक्ति ही है। उत्तराखंड में वोटरों की कुल संख्या 78,15,192 है। इनमें 57% युवा हैं, यानी युवाओं की कुल संख्या करीब 44,54,000 है। विधानसभा स्तर पर भी अधिकतर विधानसभाओं में युवा निर्णायक भूमिका में हैं, जो किसी भी प्रत्याशी की जीत हार का फैसला तय कर सकते हैं। तो कांग्रेस का फोकस पहले से युवाओं के लिए है और हम लोगों ने अभी एक लेटेस्ट जो है मिस कॉल कैंपेन भी लॉन्च किया है। जो लोग मिस कॉल उसमें कर रहे हैं उसका हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और उससे हमें ये भी पता चल जाएगा यहाँ बेरोजगारी कितनी है और कितने लोग बेरोजगारी के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो जो है और भी हम जो है यूथ के लिए एक हम लोग डिबेट भी हम लेकर आए हैं। तो हमारा फोकस पहले से युवाओं के पर है और अभी भी हम युवाओं पर ध्यान केंद्रित करे हुए हैं। देखिए, पिछले 20-21 सालों में भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो बारी बारी से सत्ता पर आए और दोनों ने युवाओं के साथ छल किया है
आज सबसे ज़्यादा बेरोजगार उत्तराखंड में हैं। आप देख रहे हैं सरकार ने उनके लिए कोई स्कीम नहीं की। आज युवाओं पर चोट कर रही है सरकार और युवा तैयार हैं अपने वोट की चोट से इनको जवाब देने के लिए। अब जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी युवाओं को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर अग्रिम पंक्ति पर उनको लाकर इस प्रदेश की राजनीतिक शुचिता में उनकी सहभागिता कर रही है। आपने देखा होगा कि युवाओं की अगर कोई बात कर रहा है तो वो आम आदमी पार्टी कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी ने कर रही है, चाहे रोजगार की घोषणा हो चाहे अन्य घोषणाएं हो। प्रदेश में पिछले लंबे समय से बेरोजगार युवक अपने रोजगार के लिए तमाम सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक पार्टियां अपने एजेंडे के लिए इन आंदोलनों को लगातार हाईजैक भी कर रही हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर वो सत्ता में आती है तो कहीं ना कहीं उन्हें रोजगार जरूर देगी, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि इन्होंने 4.5 सालों में लगातार युवाओं को रोजगार दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि ये युवा ही 2022 में कहीं ना कहीं सरकार बनाने की रूपरेखा जरूर तय करेंगे। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ वन इंडिया। उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने बीमा पॉलिसी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को दिल्ली एनसीआर से गिरफ्तार किया है। देहरादून के निवासी हरीश सिंह रावत के साथ बीमा पॉलिसी के नाम पर 30 लाख की धोखाधड़ी की गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली एनसीआर पहुंची और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लोगों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर कई खातों में पैसा जमा कराकर धोखाधड़ी करते थे। वहीं पुलिस को 11 मोबाइल, 2 आधार कार्ड और स्वैप मशीन भी मौके से बरामद हुई है। पुलिस स्टेशन पर देहरादून निवासी है जो एक्स आर्मी में भी है, और उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि उनकी बीमा पॉलिसी जो मैच्योर हो रही थी उस पर अधिक धनराशि इंटरेस्ट मिलने के लिए विभिन्न शुल्क वगैरह देते हुए करीब 30 लाख रुपए जो है उन्हें विभिन्न अकाउंट में बताए गए अनुसार उन्हें ट्रांसफ़र कर दिए। धोखाधड़ी की जानकारी मिलने पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था जिनसे जो लगातार इस ठगी के संबंध में जिनके बैंक अकाउंट और खातों में पैसे भी जा रहे थे, और साथ ही साथ जिन मोबाइल नंबरों का प्रयोग करते हुए उनमें। रुद्रप्रयाग में विकास खंड अगस्त्य मुनि के अंतर्गत ग्राम पंचायत बोरा में स्वास्थ्य विभाग की भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। ये ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य मुरली कुमार ने ही स्वास्थ्य विभाग की भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया। गांव वालों की आपत्ति के बाद भी वार्ड सदस्य अतिक्रमण करने में लगे रहे। इस मामले में स्वास्थ्य महकमा भी चुप्पी साधे हुए है। ये प्रकरण आपके द्वारा मेरे को पहली बार संज्ञान में लेके आया गया है। इसमें एसडीएम के द्वारा जांच करी जाएगी और जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई है वो करी जाएगी। ये प्रकरण आप न्याय पंचायत मैकुटी की जो ग्राम पंचायत बोरा है वहाँ पर दुर्गाधार तूक में वर्ष 2017 में ग्रामवासियों के द्वारा वहाँ पर एक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, जिसमें कि ग्रामवासियों के द्वारा 25 नाली भूमि स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई थी, क्योंकि वर्तमान समय वहाँ पर जो हमारे क्षेत्र है वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इस बात को देखते हुए वहाँ की ग्राम सभाओं ने, वहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों ने इस मांग को उठाया था। इन सब होने के बावजूद भी 2017 के बाद जब 25 नाली भूमि स्वास्थ्य विभाग को दी गई, उसके बाद भी अभी तक 2021 जाने वाला है, परंतु स्वास्थ्य विभाग स्मार्ट सिटी के नाम पर राजधानी देहरादून को विकसित करने का दावा खोखला साबित हो रहा है। यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम से चंद कदम की दूरी पर सड़क में बहते गंदे पानी को देखकर राजपुर रोड विधायक खजान दास इस कदर नाराज हुए कि डीएम देहरादून और सीडीओ देहरादून को मौके पर ले जाकर जमकर डांट लगाई। साथ ही 1 हफ्ते के अंदर ही सड़क को दुरुस्त करने के आदेश भी दिए हैं। चारधाम यात्रा 18 सितंबर से शुरू हो चुकी है। श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारियों और नियमों और बाध्यताओं के प्रचार प्रसार पर लगातार अब सवाल खड़े हो रहे हैं। चारधाम यात्रा पर आए यात्री सरकार से दर्शन की अनुमति मांग रहे हैं। दरअसल कोर्ट की तरफ से संख्या तय की गई है कोविड को देखते हुए, और यहां पर ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और वो बिना दर्शन के ही उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। इसी वजह से सरकार से दर्शन की अनुमति मांग रहे हैं श्रद्धालु, क्योंकि यात्रा काफी जो यात्री हैं वो परेशान होकर यहां पहुंचते तो जरूर है चारधाम यात्रा के लिए, लेकिन संख्या तय है, इसी वजह से दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ के दर्शन के लिए हर दिन हजारों की संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन एक दिन में सिर्फ 1000 यात्री ही दर्शन कर पाएंगे, और ई पास अगर ना है, किसी यात्री के पास अगर नहीं है, तो वो दर्शन नहीं कर सकते हैं।